हे गाइस, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं कैसे यूरोप में कोरोना वायरस इतने भयानक तरीके से फैल गया, क्यों इतनी सारी वहाँ पर मौतें हो गई, क्या स्टेप्स वहाँ की गवर्नमेंट ने उठाई, यूरोप की और दुनिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। इन सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पे आज कवर करने की कोशिश करेंगे। मेन टॉपिक पे जंप करने से पहले जिन लोगों को कोरोना वायरस के बारे में पता नहीं है, ये उनके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। कोरोना वायरस की एक बहुत बड़ी प्रजाति है जिसके अंदर में सादी सर्दी बुखार से लेकर बहुत तेज़ ब्रीथिंग की प्रॉब्लम तक की बीमारी के लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं। इसके पहले कोरोना वायरस के मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मार्स और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सार्स, इन दोनों कोरोना वायरस में अपने अपने काल में बहुत कहर मचाया हुआ है। अभी जो हम लोग कोरोना वायरस देख रहे हैं, इसका नाम कोविड-19 के नाम से हम इसे जानते हैं, जो पहली बार चाइना के वुहान शहर में दिखा था और आज लगभग दुनिया के सारे देशों में ये फैल चुका हुआ है। इसके कॉमन सिम्टम्स में बुखार आना, थकवा, सूखी खांसी, इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, पेट दुखना, सर दुखना, गला सूख जाना और कुछ लोगों में डायरिया और नाक बहने जैसी लक्षण भी देखे गए हैं। हम लोग मैप में देख लेते हैं यूरोप है कहाँ पर। ये है हमारा भारत, ये है सऊदी अरेबिया जहाँ पर मैं अभी हूँ, और ये जो भी लाल कलर में पोर्शन दिख रहा है ये सारा यूरोप का एरिया है। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। पूरी दुनिया में 20 लाख से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी हो चुकी है और 1,30,000 से ज़्यादा लोग इससे मर चुके हैं। अकेले यूरोप में ही करीब 9 लाख से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी हुई है और जिसमें 90,000 लोगों की मौतें हो चुकी है, जो कि पूरी दुनिया का 50% है। और यूरोप में भी जितने केसेस हमें देखने को मिले उसके 70% मौतें और 70% केसेस यूरोप की सिर्फ 4 कंट्रीज़ में हुई है: फ्रांस, स्पेन, इटली एंड जर्मनी। इसलिए इस वीडियो में हम लोग यूरोप के अलावा इन 4 देशों पे हम लोग क्या हालात है इसके ऊपर में फोकस करेंगे। यूरोप के बारे में लिखते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में लिखा गया है कि पुअर प्लानिंग, प्रिपरेशन और कोऑर्डिनेशन की वजह से यूरोप इस महामारी का केंद्र बन गया है। इस ग्राफ में यूरोपियन यूनियन ने बीमारी के पहले दिन से आज तक कौन से कदम उठाए और उस वक्त सिचुएशन क्या थी जिस वक्त ये फैसले लिए गए, इस बारे में बताया गया है। इस बीमारी को आकर अब तक 100 दिन से ज़्यादा हो गए और पूरे ईयू में सिर्फ 4 मेजर डिस्कशन या इस बारे में फैसले हुए हैं। 7 मार्च को यूरोप के कुछ पॉलिटिशियन, आई रिपीट, यूरोप के कुछ पॉलिटिशियन, कंट्रीज़ नहीं, ये मुद्दा उठाया कि शेंगन एरिया में बॉर्डर क्लोज कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से सारे यूरोप में इसका इम्पैक्ट ना हो। ईयू में ये डिस्कशन 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक चलता रहा और बाकी के सारे देश बॉर्डर क्लोज करने की बात को कंटिन्यूसली रिजेक्ट करते रहे। जब ये बात उठाई गई थी उस टाइम यूरोप में 15,000 से ज़्यादा केसेस और 600 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी थी और 13 मार्च आते आते नंबर ऑफ़ केसेस 45,000 से ऊपर और नंबर ऑफ़ डेथ 4,000 से भी ऊपर चली गई थी। जिन लोगों को शेंगन एरिया के बारे में पता नहीं है उन लोगों को बताना चाहता हूँ, शेंगन एग्रीमेंट यूरोप का बेस कह सकते हैं, जिसे 14 जून 1985 को साइन किया गया था। इनिशियल में 5 देशों ने इसे साइन किया था, बाद में धीरे धीरे 27 देश इसमें ज्वाइन हो गए। इस एग्रीमेंट में सारे देश अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर ख़त्म करेंगे, इस बात को एग्री किए थे। ये वही एग्रीमेंट है जिसकी वजह से हम लोग यूरोप के एक कंट्री से दूसरे कंट्री बिना किसी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन के जा सकते हैं। और जिन जिन देशों ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था वो सारे देश शेंगन एरिया के अंदर में आते हैं। आप मैप में देख सकते हैं, जो भी ब्लू कलर में कंट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं ये सारे शेंगन एरिया के पार्ट हैं। यूरोप के देशों का ऐसा मानना था कि बॉर्डर क्लोज करना कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे पब्लिक की लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएंगी और साथ ही यूरोप की इकोनॉमी पर भी इसका गलत असर होगा। शेंगन एरिया की बॉर्डर क्लोज करने को रिजेक्ट करते हुए यूरोप के देश ऐसे सजेस्ट करने लगे कि सिर्फ इटली के साथ ही बॉर्डर क्लोज कर दिया जाए ताकि पूरे यूरोप पे इसका निगेटिव असर ना हो। 11 मार्च को WHO ने कोविड-19 आउटब्रेक को ग्लोबल पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। इसके बाद भी 16 मार्च को, पूरे 5 दिन बाद, ईयू ने यह फैसला लिया कि शेंगन एरिया की बॉर्डर क्लोज नहीं की जाएंगी पर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन डाल दिए जाएंगे कुछ स्पेशल कैटेगरीज को छोड़कर, जिसे 8 अप्रैल के सेशन में बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया। अगर आप यूरोप के सारे फैसलों को अगर देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि जो भी सारे फैसले लिए गए हैं ये उस टाइम पर लिए गए हैं जब सारे यूरोप में ये बीमारी काफ़ी तेज़ी के साथ फैलने लगी थी और कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत में पहुंच गई थी। और ये हाल सारे यूरोप का था, जिसे हम पुअर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कहा जा सकता है। फ्रांस यूरोप का पहला ऐसा देश था जहाँ पे कोरोना वायरस का पहला पेशेंट मिला। 24 जनवरी को एक चाइनीज़ टूरिस्ट से इस देश में ये बीमारी आई है। पहले केस से लेकर लगभग 40 दिनों तक फ्रांस में इसका स्प्रेडिंग कंट्रोल में था। फिर 5 मार्च के बाद में हमें फ्रांस के केसेस में पीक देखने को मिलता है, जो अब लगभग 1,60,000 से भी ऊपर चला गया है और 16,000 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौतें हो चुकी हैं।
कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि फ्रांस में 17 से 24 फरवरी में हुए क्रिश्चियन ओपन डोर चर्च में से ये बीमारी पूरे देश में फैली है। 2,500 से ज़्यादा लोगों ने इसे अटेंड किया था और 600 से ज़्यादा लोगों में ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस आउटब्रेक को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने 16 मार्च को स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए और लोगों को होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी। साथ ही 17 मार्च को 100 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग पर भी बैन लगा दिया एक्सेप्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और जब तक 30,000 केसेस हुए तब 27 मार्च को इन्होंने पूरे देश में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। इटली में पहला केस 27 जनवरी को मिला जिसमें 2 चाइनीज़ टूरिस्ट पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद इटली ने 31 जनवरी को चाइना से आने वाली और जाने वाली सभी फ्लाइट्स पर ट्रैवल बैन लगा दिया। जैसे जैसे इटली में केसेस बढ़ने लगे 22 फरवरी के दिन पे इटली ने नॉर्दर्न प्रोविंस के लोम्बार्डी और वेनेटो एरिया के 11 म्यूनसिपालिटीज़ को क्वारंटाइन कर दिया। इटली में कोई ऐसा स्पेशल इंसिडेंट नहीं हुआ जिसके अंदर में मास स्प्रेडिंग हुई, पर कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि गवर्नमेंट की निग्लिजेंस और डॉक्टर की रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से ये बीमारी इस हद तक फैल गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इटली गवर्नमेंट ने इसे कंटेन करने से ज़्यादा क्योर करने पर ज़्यादा ध्यान दिया और अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता तो उसे अस्थमा, कफ या किसी और बीमारी के लक्षण देखकर उसे ट्रीट किया जाता, ना कि कोविड-19 के लिए उसे प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और डॉक्टर के दोनों की निग्लिजेंस की वजह से ये बीमारी इस हद तक फैल गई। इसके अलावा लोगों में सोशल अवेयरनेस की भी काफ़ी कमी थी। लोग बिना किसी डर के पब में, रेस्टोरेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चर्च और गैदरिंग में आ जा रहे थे और वहाँ की सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाए। एक्सपर्ट का मानना है कि इटली में इतनी सारी डेथ हुई उसके 2 मेन रीज़न थे। एक तो लैक ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज और दूसरा इटली की एज्ड पॉपुलेशन। इटली जापान के बाद दुनिया का दूसरा ओल्ड कंट्री है। यहाँ की लगभग 35% से ज़्यादा की पॉपुलेशन 50 साल से ऊपर की उम्र की है और इस बीमारी का सबसे ज़्यादा असर इन्हीं एज ग्रुप के ऊपर देखा गया है। इटली के हॉस्पिटल ऑलरेडी 70% से ज़्यादा भरे हुए थे। ऐसे में नए कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल एरियाज़ पे स्ट्रेस आने लगा। आईसीयू की कमी, नंबर ऑफ़ बेड्स में कमी, मेडिकल फैसिलिटीज़ में कमतरता कंपेयर टू द नंबर ऑफ़ डेली केसेस इन इटली। इन सब में इटली को मजबूरी में 6 मार्च को ट्राइज प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करना पड़ा। अब ट्राइज प्रोटोकॉल होता क्या है? जब आपको काफ़ी सारे लोगों को ठीक करना हो और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो तो ऐसे लोगों को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है जो कम से कम रिसोर्सेज में जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इटली ने भी अपने कोविड पेशेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, रेड, येलो और ग्रीन। रेड में जिनके बचने के चांसेस कम थे और जिन्हें ज़्यादा टाइम या ज़्यादा रिसोर्सेज लगने वाला था, ऐसे लोगों को ट्रीट नहीं किया जा रहा था या फिर प्रायोरिटी भी नहीं दी जा रही थी। येलो और ग्रीन जोन में ऐसे लोग थे जिनके बचने के चांसेस थे या फिर जिन्हें रिसोर्सेज भी कम लगने वाले थे, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही थी या फिर ऐसे ही लोगों को बचाया जा रहा था। ट्राइज प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करने के बाद इटली ने 8 मार्च को पूरे नॉर्दर्न प्रोविंस को क्वारंटाइन कर दिया। 11 मार्च को सारे नॉन एसेंशियल एक्टिविटी बंद कर दी और 21 मार्च को पूरे इटली को लॉकडाउन कर दिया, जिसे 1 अप्रैल और 10 अप्रैल के सेशन में 2 बार एक्सटेंड किया गया। जर्मनी मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल कंट्री रहा है कोविड-19 के बैटल में। वहाँ पहला केस 27 जनवरी को एक इटालियन कार बनाने वाली कंपनी में मिला। जर्मनी में अभी तक 1,30,000 से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, जिसमें 84,000 लोग रिकवर हो चुके हैं और सिर्फ 4,000 लोगों की मौतें हो चुकी है कंपेयर टू अदर यूरोपियन नेशन। फोर्ब्स के एक इंडिपेंडेंट सर्वे में वर्ल्ड के टॉप 10 सेफेस्ट कंट्री फ्रॉम कोविड-19 में जर्मनी को दूसरी प्लेस मिली है और पहली प्लेस इजराइल को मिली है। जर्मनी की सक्सेस होने का मेन रीज़न है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ टेस्ट किए गए। 17 लाख से भी ज़्यादा लोगों पर टेस्ट हुए जो गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में काफ़ी मदद किए। इसी की वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉकडाउन हुआ 22 मार्च को। अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन आज वर्ल्ड में यूएस के बाद सेकंड नंबर का सबसे इम्पैक्टेड कंट्री है। यहाँ आज के डेट में 1,80,000 से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 19,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन की तरह ही स्पेन का रिस्पॉन्स भी काफ़ी स्लो हमें देखने को मिलता है। एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप बोलकर 14 मार्च को यहाँ पर लॉकडाउन अनाउंस किया, पर इसके अंदर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फूड डिलीवरी ऐसी चीज़ें एक्सक्लूड की गई, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई और जब कंट्रोल के बाहर हो गई तब यहाँ पे 28 मार्च को स्पेन की गवर्नमेंट ने पूरा लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। यूरोप में ऑलमोस्ट 90% कमर्शियल एक्टिविटीज़ लॉकडाउन के चलते 1 महीने से पूरी तरह से बंद हुई पड़ी हुई है। कोई लेन देन नहीं है, कोई व्यवहार नहीं और जाहिर सी बात है जब लोग खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं तो देश की इकोनॉमी अपने आप गिरने लगेगी। लोगों के पास की अपनी सेविंग्स ख़त्म होती जा रही है। काफ़ी सारे लोग अपने हाथ से जॉब गंवा बैठे और कई लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि जब तक यूरोप में हालत नॉर्मल होंगे कई सारे लोग अपनी नौकरियां गंवा बैठे होंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि लोग खरीद नहीं रहे, बेच नहीं रहे। ना सिर्फ यूरोप में, सारी दुनिया में यही हाल चालू है, जिसका सीधा असर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे काफ़ी तरह से पड़ा हुआ है।
फाइनेंशियल टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से वर्ल्ड स्लोडाउन का सबसे बड़ा झटका यूरोप को हुआ है। यूरोप के टोटल एक्सपोर्ट में 3.5% और इंपोर्ट में 0.4% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अभी तक कोई ऑफिशियल फिगर रिलीज़ नहीं हुआ है, पर इस बात को बिल्कुल भी झुकलाया नहीं जा सकता। जो भी आंकड़े हमें बाद में देखने को मिलेंगे वो इन आंकड़ों से कई ज़्यादा होने वाले हैं। इस बीमारी का सबसे ज़्यादा असर हमें एविएशन और टूरिज़्म सेक्टर पर देखने को मिला है। यूरोप के लगभग सारे देश 1 महीने से ज़्यादा समय से नेशन वाइड लॉकडाउन पर गए हैं, जिसकी वजह से ये दोनों सेक्टर पूरी तरह से ठप हुए पड़े हुए हैं। यूरोप की टोटल इकोनॉमी का साइज़ लगभग $18 ट्रिलियन के आसपास का है, जिसके अंदर में ये दोनों सेक्टर मिला के अप्रॉक्सीमेटली 10% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी 1.5 से लेके $2 ट्रिलियन का यूरोप की इकोनॉमी पर जो भी लोड आ रहा है या आने वाला है, इसके अंदर में टूरिज़्म और एविएशन सेक्टर में आई हुई गिरावट इसके 2 मेजर रीज़न होने वाले हैं। यूरोप की सरकारें अपने प्राइवेट सेक्टर को बचाने के लिए अलग अलग इकोनॉमिक पैकेजेस दे रही है, जिसका सीधा असर उनके सरकारी खजानों पर हो रहा है। अगर जल्दी हालत नॉर्मल नहीं हुए तो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए यूरोप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। यूरोप के अलग अलग देशों के एग्रेसिव स्टेप्स की वजह से भले ही वो काफ़ी लेट लिए गए होंगे, पर उनका नतीजा अब हमें देखने को मिल रहा है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि डेली नंबर ऑफ़ केसेस का जो आंकड़ा है, जो एक टाइम पर पीक पर जा रहा था, अब उसमें गिरावट होना शुरू हो चुकी है। यही नहीं, जो रिकवरी का भी जो आंकड़ा है वो भी अब बढ़ता हुआ जा रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छे संकेत है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हमें अच्छी बातें सुनने को मिले और यूरोप फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन पर आ जाए। सो थैंक यू गाइस, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर पूरी कोशिश की पूरा टॉपिक कम टाइम में कवर करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।